We are the oldest civilization and the youngest country. विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, चाइना की सभ्यता, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, ग्रीस, इजिप्ट, रोमन एम्पायर, इंका, माया, एस्टेक, सब एक दौर में खत्म हो गए। हम बचे रहे। क्यों बचे रहे, कैसे बचे रहे, यह भी समझने की बात है। अल्लामा इकबाल जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, उन्होंने लिखा है यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वो बात क्या है, उसको थोड़ा सा समझना होगा तो आप राष्ट्र के स्वरूप को बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात आती है तो हमारा राष्ट्र जो है ना, वो पॉलिटिकल पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से नहीं जुड़ा हुआ है। आज की डेट में जो आधुनिक राष्ट्र की परिभाषा है वो क्या है कि इट इज अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट। ये एक भूभाग जो एक राजनीतिक सत्ता के द्वारा नियंत्रित हो तो वह राष्ट्र है। हम कहते हैं ना, हमारे हिसाब से राष्ट्र एक जीवंत सांस्कृतिक मूल्यों के साथ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक भावनात्मक स्वरूप है, वह राष्ट्र है। अब दोनों में से क्या सच है? अब देखिए, पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन और बहुत ही शक्तिशाली पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन का उदाहरण था सोवियत संघ। 70 साल के अंदर विघटन हो गया। जरा सी राजनीतिक सत्ता कमजोर हुई, 15 टुकड़ों में विघटित हो गया। पूरा का पूरा यूरोप, अगर आप सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो रोमन एम्पायर के समय में वैसे ही एक राज्य था जैसे कभी हम गुप्त काल और मौर्य काल में हम थे। आज भी आप देख लीजिए तो एक कश्मीरी, एक पंजाबी, एक केरल और एक तमिल व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो उसके भोजन, खान पान, वेशभूषा, दिखने में उससे कहीं ज्यादा अंतर है जितना एक ब्रिटिश और एक फ्रेंच और एक जर्मन और पोलिश में नजर आएगा। फिर भी हम एक राष्ट्र हैं और वो एक राष्ट्र नहीं रह पाए। क्यों? कोई तो बात होगी। अब उसका कारण यह है, हम ये मानते हैं कि राष्ट्र संस्कृति से जुड़ा है, इसलिए वो हिस्सा किसी के भी कंट्रोल में आ जाए, हमारी संस्कृति से जुड़ा रहता है। ये बताइए, ननकाना साहब आज भौगोलिक दृष्टि से कहां है? पाकिस्तान में। मगर गुरु नानक और सिख धर्म भारतीय संस्कृति का हिस्सा है या पाकिस्तानी संस्कृति का हिस्सा है? भारतीय संस्कृति का है। इसका मतलब राष्ट्र का तत्व भाव में है, भौगोलिक स्थान में नहीं। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, वो उसको अपना नहीं मानते, हम अपना मानते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ साल पहले सुना होगा कि एक रिट दायर हुई थी कि हमारे राष्ट्रीय गान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में चूंकि अब सिंध भारत का भाग नहीं है तो सिंध हटा दिया जाए, परंतु उसमें कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, क्योंकि हमारा अपना विचार है कि सिंध भौगोलिक दृष्टि से भारत का पार्ट नहीं है, सांस्कृतिक भारत का पार्ट है। गांधार आज अफगानिस्तान में है, मगर गांधारी भारतीय संस्कृति का पार्ट है। अब आप कहेंगे ये कैसे होता है? इसको आप ऐसे समझिए, राष्ट्र को कैसे जोड़े रहते हैं। संस्कृति के किसी एक मान बिंदु पे आपकी आस्था हो, आप पूरे राष्ट्र से खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। जैसे अभी सावन का महीना खत्म हुआ, आपने कहा जी शंकर जी मेरे आराध्य देव हैं, तो अमरनाथ से लेके और रामेश्वरम तक और काशी विश्वनाथ से लेके पूरे देश में फैले 12 ज्योतिर्लिंगों तक आपकी आस्था स्वतः जुड़ गई। आपने कहा नहीं जी मैं तो देवी का भक्त हूं, तो वैष्णो देवी से लेके कन्याकुमारी तक और मुंबा देवी से लेके कामाख्या तक और विंध्याचल तक पूरे देश से आपकी भावना स्वतः जुड़ गई। आपने कहा नहीं जी मैं तो कृष्ण भगवान का भक्त हूं, तो कृष्ण भगवान मथुरा में पैदा हुए, द्वारका राजधानी थी, सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकलती है और कृष्ण भगवान का मक्खन खाते हुए मंदिर गुरुवायूर केरल में है। पूरे राष्ट्र से आप जुड़ गए। आपने कहा नहीं जी मैं तो भगवान राम को मानता हूं, तो भगवान राम की अयोध्या से लेके और रामेश्वरम तक की पूरी यात्रा ही राष्ट्रीय एकीकरण की यात्रा है। और आप देखिए, एक एक प्रतीक ऐसा जुड़ा हुआ है, आपस में ऐसा गुथा हुआ है एक दूसरे के साथ। शंकराचार्य जी जिन्होंने पूरे भारत को एकीकृत करने के लिए 4 मठ बनाए, ये तो हम लोग कई बार इस पक्ष को तो देखते हैं, परंतु शंकराचार्य जी का जन्म कहां हुआ था? केरल में। शंकराचार्य जी का मंदिर कहां? श्रीनगर में। समाधि कहां ली? उत्तराखंड में। तो यदि आप किसी एक महापुरुष पर भी आस्था रखी
पूरे राष्ट्र के साथ आप एकीकृत हो गए। दूसरा उदाहरण देखिए, भगवान परशुराम का जन्म कहां हुआ? उत्तर में। परशुराम प्रदेश किसे माना जाता है? केरल को। कहा जाता ना फरसा उन्होंने फेंका तो पीछे हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने फरसा धोया कहां? असम में जो लोहित नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। देश के हर कोने से आप जुड़ गए। ये है संस्कृति के साथ जुड़िए और स्वतः आप पूरे राष्ट्र से जुड़ जाते हैं।